नमस्कार छात्रों, मैं मनीष कुमार आज फिर आपके सामने कक्षा 11 के लिए अर्थशास्त्र विषय के प्रथम पाठ को लेकर के उपस्थित हूँ। मैं एक बार फिर बता दूँ कि मैं अर्थशास्त्र में गया जिले के जसवंत उच्च विद्यालय खिजरसराय में शिक्षक हूँ और यहाँ अब हम अर्थशास्त्र की पिछले कक्षा में परिभाषा पढ़ा रहे थे। उस परिभाषा में पहली परिभाषा एडम स्मिथ की परिभाषा को हमने बताया था, जिसके अंतर्गत यह बताया गया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उनकी कई बिंदुओं पर मुखर आलोचना हुई और उस आलोचक में प्रोफेसर मार्शल प्रमुख थे और प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र की एक दूसरी परिभाषा दी। उस परिभाषा को लेकर हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। यानी इसी कारण हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अर्थशास्त्र का जन्म एवं परिभाषा चैप्टर का भाग 2 है, जो प्रोफेसर मार्शल की दी हुई परिभाषा के बारे में चर्चा करेगी। इसी प्रोफेसर मार्शल की इस परिभाषा को हम कल्याण संबंधी परिभाषा भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ एडम स्मिथ ने धन को महत्ता दी थी अपनी परिभाषा में, प्रोफेसर मार्शल ने मानव कल्याण को महत्ता दी। इस कारण इस परिभाषा को कल्याण संबंधी परिभाषा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा कैसे आई और कब आई। सबसे पहले आप देखें, प्रोफेसर मार्शल के बारे में जान लें। ये 13 जुलाई 1924 को इनका जन्म है। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और इनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत उपभोक्ता व्यवहार के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी है, यानी सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत, जिसके आधार पर मांग एवं पूर्ति की सिद्धांत निश्चित की गई। कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति अगर एक तोता को रटा दिया जाए तो वो भी अर्थशास्त्री हो जाता है। तो मांग और पूर्ति का सिद्धांत अर्थशास्त्र का सेंटर सिद्धांत है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंटर सिद्धांत बन जाता है और उस सिद्धांत को सृजन करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को ही है। प्रोफेसर मार्शल की लिखी पुस्तक पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये 1890 में लिखी गई और इन्होंने ही सबसे पहले दुनिया में जो है अर्थशास्त्र को डिग्री कॉलेजों में एक अलग विषय के रूप में स्थापित कर उसकी डिग्री दिलवाने का काम किया। इसके पहले अलग विषय के रूप में अर्थशास्त्र की पढ़ाई तो एडम स्मिथ के समय शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस विषय में डिग्री नहीं मिलती थी। अब हम देखें कि यहां प्रोफेसर मार्शल ने यह परिभाषा क्यों दिया, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिर थोड़ा सा हम पिछली कक्षा में आ जाते हैं। पिछली कक्षा में एडम स्मिथ की परिभाषा में हमने देखा था कि प्रोफेसर मार्शल ने एडम स्मिथ की परिभाषा की जबरदस्त आलोचना की। आलोचना का मुख्य बिंदु क्या था? मुख्य बिंदु प्रोफेसर मार्शल का था कि एडम स्मिथ ने अपनी परिभाषा में धन को ही साधन माना था और धन को ही साध्य मान लिया था, यानी धन ही साधन है और धन ही साध्य है। कहने का मतलब यह है कि धन हो और धन इसलिए हो कि धन से और अधिक धन कमाया जाए। तब सवाल है कि धन कमाने वाला कौन होगा, धन किसके लिए कमाएगा? इसका उत्तर एडम स्मिथ अपने परिभाषा में नहीं देते हैं। मूलतः धन कमाने वाला भी मनुष्य ही होता है और धन कमाया भी जाता है मनुष्य के लिए ही। तो मनुष्य का स्थान इन्होंने गौण कर दिया। एक तरह से कारखाने में जैसे मशीन का अपना लक्ष्य कुछ नहीं होता है, मशीन किसी के द्वारा संचालित की जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य को लक्ष्य विहीन एडम स्मिथ ने कर दिया है। यानी मनुष्य धन कमाने के लिए जो है किसी के द्वारा संचालित हो रहा है। तात्पर्य कि मनुष्य को इन्होंने निर्जीव बना दिया। धन के सामने मनुष्य का स्थान बिल्कुल नगण्य हो गया। इस कारण प्रोफेसर मार्शल ने इन बिंदुओं पर इनका आलोचना करते हुए कहा कि धन महत्वपूर्ण है, लेकिन धन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे भी महत्वपूर्ण चीज का वो साधन बनता है। धन महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण मनुष्य और मानव कल्याण है। अतः सबसे महत्वपूर्ण यहाँ मनुष्य और उसका मानव कल्याण है, जो धन के जरिए प्राप्त होती है। अतः हम जो परिभाषा देंगे या जो अर्थशास्त्र की व्याख्या होनी चाहिए, उसमें धन के साथ साथ उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज मानव कल्याण की व्याख्या होनी चाहिए। तो ये अपनी जो है परिभाषा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो इनकी फेमस किताब है अर्थशास्त्र के सिद्धांत, उसमें ये देते हैं। अब थोड़ा सा हम ध्यान दें एडम स्मिथ के काल और मार्शल के काल में फर्क को। एडम स्मिथ कब थे? आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। एडम स्मिथ 1776 में थे। मार्शल ने यह किताब कब लिखी? जब उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी।
मार्शल ये किताब लिखे 1890 में। 1776 में कौन सी घटना दुनिया में घट रही थी? तो 1776 में एक तरफ अमेरिकी क्रांति हो रही थी, दूसरी तरफ फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी शुरुआत होने ही वाला था। तो इस तरह से उस समय पूर्ण राजतंत्र और पूर्ण परंपरावादी समाज था, जहां लोक कल्याण की कोई जगह नहीं थी। परंपरावादी समाज था तो रूढ़ियों से ग्रसित था। व्यापार, वाणिज्य और उद्योग स्थापित करने में रूढ़ियों और परंपराओं के कारण काफी कठिनाई होती थी। राजा के द्वारा बाधा, पुरोहितों के द्वारा बाधा, इन बाधाओं को दूर करने के लिए एडम स्मिथ ने कहा कि यहां व्यापार और व्यवसाय के मार्ग में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। इस कारण अर्थशास्त्र का लक्ष्य धन कमाना होना चाहिए, क्योंकि धन कमाएगा तभी उद्योग बढ़ेगा। चूंकि उस समय रूढ़ियों से निकल करके वैज्ञानिक आविष्कारें हो रही थी, पुनर्जागरण हो रहा था, वैज्ञानिक आविष्कार के दम पर उद्योगों का विकास हो रहा था, नए नए उद्योग खुल रहे थे। उद्योगों के लिए पूंजी की आवश्यकता थी, तो पूंजी धन से ही तो प्राप्त होगा। एडम स्मिथ की सोच तत्कालीन समस्याओं के अनुसार था, अतः उन्होंने कहा कि धन ही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि धन होगा तो उद्योग खुलेगी और उद्योग खुलेगी तो उस धन से और अधिक धन की प्राप्ति होगी, और जो राष्ट्र जितना अधिक धन कमाएगा वो राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। लेकिन जब हम मार्शल के काल में आते हैं तो उस बात पर ध्यान दीजिए। मार्शल 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लिखे, लगभग इसी काल में कार्ल मार्क्स की मृत्यु होती है। अब एक तरफ देखिए एडम स्मिथ उस व्यवस्था की व्याख्या करते हैं जिसमें व्यवसायी और उद्योगपतियों के मार्ग में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। व्यवसायी और उद्योगपतियों का मुख्य हथियार क्या था? तो पूंजी के दम पर उद्योग खुल रहे थे, पूंजी के दम पर व्यवसाय चल रहे थे। यानी एडम स्मिथ पूंजीवाद का प्रबल समर्थक बने, यानी निर्बाध पूंजीवाद उसको कहा गया। लेसेज फेयर के सिद्धांत का पालन किया। विद्यार्थियों, आप ये याद रखिएगा, निर्बाध पूंजीवाद को लेसेज फेयर के रूप में भी जाना जाता है। निर्बाध पूंजीवाद का मतलब होता है कि वो ऐसी पूंजीवादी व्यवस्था जिसमें सरकार अपनी तरफ से कोई बाधा उपस्थित नहीं करे, यानी उनके कोई भी उद्योगपति हो या व्यवसायी उनके मार्ग में बाधक नहीं बने। अगर उनका मानना था कि अगर उनके मार्ग में बाधक बनेंगे तो वो व्यवस्था चल नहीं पाएगी, व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि इनका मानना था कि जो वस्तुएं उत्पादित होती है वह स्वतः बिक जाती है। अगर स्वतः बिकने की बात है तो इसमें अगर सरकार हस्तक्षेप करेगी, कर वगैरह लेगी, तो जितनी की वस्तु उत्पादन हुई है उतने पैसे मार्केट में नहीं आएंगे, और उतने पैसे मार्केट में नहीं आएंगे तो वस्तुएं बिक नहीं पाएगी। साधारण सा उदाहरण उन्होंने उनके अनुसार आप समझ सकते हैं। ये उदाहरण सही है गलत है मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। एडम स्मिथ क्या कहते थे? 200 रुपए का एक फुटबॉल है जिसको उत्पादन करने में 200 रुपए का लागत लगा। 200 रुपए का लागत वो मजदूरी, ब्याज, इस सब के जरिए मार्केट में जाएगा। मजदूर उसमें काम करेगा तो उसको मजदूरी मिलेगी। अब वो फुटबॉल की कीमत 200 रुपए है तो 200 रुपए में तभी बिकेगी जब मार्केट में 200 रुपए होंगे। लेकिन अगर सरकार उसमें बाधा पहुंचाएगी और कुछ टैक्सेशन करके 200 रुपए में से 20 रुपए टैक्स के माध्यम से खींच लेगी तो मार्केट में 180 रुपया रहेगा, फुटबॉल बिक नहीं पाएगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हां, उत्पादक और व्यवसायी के मार्ग में आप बाधा न डालें, निर्बाध पूंजीवाद चलने दें। अब उस समय के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति आई, जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया। दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स खड़े थे जिन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद के लेके आया है। एक तरफ एडम स्मिथ को आप देख रहे हैं कि निर्बाध पूंजीवाद यानी पूंजीपतियों के मार्ग में बाधा नहीं होनी चाहिए, तो दूसरे तरफ जब पूंजीपतियों को खुली छूट दे दी गई तो वो धन कमाने के में मजदूरों का जरूरत से ज्यादा शोषण करने लगे। इसके फलस्वरूप मार्क्स के विचार का अभ्युदय होता है जिसको वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। उसमें हस्तक्षेप ही हस्तक्षेप है, यानी एक तरह से किसी को भी धन रखने की स्वतंत्रता नहीं है, निजी संपत्ति कोई नहीं रख सकता है, समूचे संपत्ति समाज की होगी। यानी दो विपरीत धुरे पर हम आ गए। एक तरफ सब कुछ पूंजीपति की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ सब कुछ समाज के प्रति जा रहा है। एक तरफ धन रखने की स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ धन रखने की मनाही है। एक तरह से हम कहें कि एक तरफ स्वतंत्रता है तो दूसरी तरफ समानता है। अब हम थोड़ा यहां पर अपने सिलेबस से हल्का हटते हैं।
मैंने पहले भी कहा है कि कोई विषय अपने आप में एकांकी अध्ययन होता है, उसका संपूर्ण अध्ययन तभी होगा जब दूसरे विषयों के भी थोड़े बहुत तथ्य को समझेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप छात्रों पहली क्लास से ही स्कूल में बोलते आए होंगे। उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की उसमें भी चर्चा है। फ्रांसीसी क्रांति का ये नारा था जो यहां भी प्रस्तावना में भी लाया गया। अब आप सोच करके देखिए, हम रटते तो तोते जैसे आते हैं, जैसे आत्माराम की तोता की कहानी कही जाती है कि आत्माराम ने तोते को सिखा दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, लेकिन तोता गाते रहता था और तो पर भी जाल में फंस जाता था। उसी तरह हम वहां स्वतंत्रता और समानता की बात करते हैं, गा देते हैं कि हाँ स्वतंत्रता रहनी चाहिए, समानता रहनी चाहिए और हमारा संविधान इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शपथ खाए हुए है। लेकिन आप गहराई से सोच के देखिए कि क्या पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण समानता कभी एक साथ आ सकती है? आप ध्यान दें, पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब है किसी को भी संपत्ति रखने का अधिकार, चाहे वो जितना रखे, अगर उसको आप स्वतंत्र करना चाहते हैं, व्यक्तिगत पूर्ण स्वतंत्रता होगी। दूसरी तरफ समानता कहती है कि सबको बराबर रखना है। तो ज्यों ही हम सबको बराबर करने लगेंगे त्यों ही किसी की अधिक संपत्ति को कम करके कम संपत्ति वाले को बढ़ाएंगे। तो फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता कैसे हुई? अगर हम समानता लाते हैं तो स्वतंत्रता की हनन होती है, और स्वतंत्रता पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता लाते हैं तो समानता की हनन होती है। तब तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ यहां एडम स्मिथ स्वतंत्रता के सिंबल हैं तो कार्ल मार्क्स समानता के सिंबल हैं। दोनों अतिवादी विचार है, दोनों के बीच में मार्शल ने एक मार्ग ढूंढा कि स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य होनी चाहिए। न हम इधर चल सकते हैं, न हम पूर्ण इधर चल सकते हैं। एक ऐसा तालमेल रहे जो ये तय करे कि किसके पास कितनी संपत्ति है, ये उतना मायने नहीं रखता है। मायने ये बात रखती है कि हर व्यक्ति को जीवन की आधारभूत सुविधाएं यानी भोजन, वस्त्र और आवास उपलब्ध हो रहा है या नहीं। आप सोच करके देखें, आपका कोई पड़ोसी हो, अरबों रुपया रखे हुए हो, आपके पास उतने रुपए नहीं है, लेकिन उनके घर में जो फैसिलिटी है वो आपके घर में भी फैसिलिटी है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जीवन में तो समानता है, यानी किसी को जो जरूरी आवश्यकता है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी हो और कुछ समानता भी हो। जैसे भारतीय संविधान में इसी चीज का तालमेल किया गया है, अंशतः स्वतंत्रता, अंशतः समानता। हम स्वतंत्र भी हैं, संपत्ति कमाने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन देखिए जमीन के मामले में अर्थशास्त्र में ही जब आप आगे पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में तो मिलेगा भूमि सुधार, एक सीलिंग एक्ट का जो है कानून है, जिसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित सीमा से अधिक जमीन रखने का अधिकार नहीं है। सिंचित और असिंचित प्रदेशों के लिए अलग अलग है, जैसे कहीं 18 एकड़ है, उससे अधिक नहीं रख सकते हैं। तो आपको 18 एकड़ तक स्वतंत्रता दी गई, लेकिन उसके बाद समानता का सिद्धांत लागू होता है। नहीं रखने का मतलब है, प्रतिबंधित का मतलब यही नहीं कि 18 एकड़ से अधिक होगा तो उसको सरकार लेकर के और भूमिहीनों के बीच में बांट देगी, यानी उसे आपके समान करने की कोशिश करेगी। तो ये इसका तालमेल था, मार्शल ने उसी का तालमेल करने की कोशिश किया है। कहा कि एकदम बिल्कुल स्वतंत्रता भी अकेले संभव नहीं है, समानता भी संभव नहीं है, यानी धन का भी महत्व है और समानता भी कुछ होनी चाहिए, और समानता होगी तभी तो मानव कल्याण होगा। यानी अर्थशास्त्र में धन हो और धन का लक्ष्य हो मनुष्य का कल्याण करना, इसी कारण उन्होंने मानव कल्याण संबंधी जो है बात उठाई। अब हम आगे बढ़े और देखें कि ये अपनी परिभाषा जो दिए हैं वो क्या दिए हैं, हम उस पर गौर करें। जब एडम स्मिथ की भरपूर आलोचना करने के बाद एक तरह से इनके सम्मुख और शास्त्रियों के माध्यम से सवाल था कि आपने एडम स्मिथ की परिभाषा की आलोचना तो कर दी, आप उसका नई परिभाषा क्या देंगे? ये कोई अपनी तरफ से परिभाषा की खोज नहीं की, एडम स्मिथ के ही परिभाषा को उलट कर रख दिया। यानी एडम स्मिथ की परिभाषा में जो त्रुटियां थी उसका निराकरण इन्होंने किया और उन त्रुटियों के निराकरण को अपने परिभाषा एडम स्मिथ की परिभाषा में जोड़ दिया। परिभाषा के लक्ष्य को पलट दिया इन्होंने। एडम स्मिथ के परिभाषा में आप ध्यान दें कि लक्ष्य क्या था? धन कमाने का साधन क्या था? धन। मनुष्य का स्थान गौण था। इन्होंने क्या किया है? साधन बना दिया धन और लक्ष्य बना दिया मनुष्य, और इस आधार पर इन्होंने परिभाषा दिया जिसको आप यहां पर देख सकते हैं कि परिभाषा में लिखा हुआ है अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवहार का अध्ययन करता है।
अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवहार का अध्ययन करता है। इसको आप कई तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मूलतः परिभाषा तो चूंकि एक अंग्रेज अर्थशास्त्री थी तो अंग्रेजी में ही दिया है, उसका अनुवाद करने में थोड़ी बहुत भाषा चेंज होते जाती है, कई राइटर थोड़े शब्दों के हेर फेर कर देते हैं, लेकिन मूल सार यही है। अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन करता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रिया के, चाहे वह क्रिया व्यक्तिगत हो या सामाजिक, यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रिया के उस भाग का निरीक्षण करता है जो कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक पदार्थों की उपलब्धि तथा उसको उपयोग के साथ घनिष्ठ संबंध रखता हो। अंग्रेजी में बिल्कुल इसको रटिए, मैं यही हिदायत दूंगा आपको, क्योंकि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो इंटर तक तो आप हिंदी में लेके चल सकते हैं। अगर इस विषय में कुछ करना है, कॉम्पिटिटिव बनना है, तो आपको अंग्रेजी मोड में ही इसको पढ़ना होगा, क्योंकि अधिकांश जो है ओरिजिनल राइटर अंग्रेजी में ही किताब इसका लिखे हैं। आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कल को ग्रेजुएट और पीजी क्लास में पढ़ना होगा तो उसका हिंदी रूपांतरण आपको बहुत कठिनाई से मिलेगी, और भाषा चेंज होने से सार तत्व भी कुछ चेंज हो जाता है, आप उस रूप में नहीं पढ़ सकते। तो ये अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी मनुष्यता का अध्ययन है। इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, सामान्य व्यवसाय का, जीवन के सामान्य व्यवसाय का, यानी फिर से इसको कहें मनुष्य के जीवन का, मनुष्य मैनकाइंड, मनुष्य के जीवन का, लाइफ, मनुष्य के जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इट एग्जामिन्स, यह परीक्षण करता है, दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, सामाजिक या व्यक्तिगत या सामाजिक क्रिया के उस भाग का, दैट पार्ट ऑफ, उस भाग का, विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड, जो बहुत ही संकीर्ण रूप से जुड़ा हुआ हो, घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ हो, विथ द अटेनमेंट एंड विथ द यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्ट्स ऑफ वेल बीइंग, किससे? भौतिक साधनों के प्रयोग और उसकी उपलब्धि के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ हो। यह इस तरह से मार्शल की परिभाषा दी हुई है। अब मार्शल की परिभाषा को समझने के लिए, इनकी परिभाषा थोड़ी लंबी है, परिभाषा को 4 खंडों में आप बांट दीजिए। 4 खंडों में बांटने के बाद हमारे निष्कर्ष क्या आते हैं? पहला खंड है मनुष्य के साधारण व्यवसाय का अध्ययन करता है। ये एक खंड होगा जहां पर अध्ययन लास्ट कर रहा है। साधारण व्यवसाय का मतलब क्या है? वो ऐसा व्यवसाय जिसका संबंध उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण से हो, क्योंकि अर्थशास्त्र में यही 4 प्रणालियों का सार है। उपभोग, उत्पादन और विनिमय, वितरण से जिन क्रियाओं का संबंध नहीं है उसका अध्ययन मार्शल अपने अर्थशास्त्र में नहीं करते हैं। जो असाधारण है उसका अध्ययन नहीं करते हैं, काल्पनिक का अध्ययन नहीं करते हैं, साधु सन्यासियों का अध्ययन ये नहीं करते हैं। सामान्य मनुष्य जो धन के लिए प्रयत्न करता है ताकि हमारा जो है रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे, वो ऐसे लोगों का अध्ययन करता है और वैसे लोगों की क्रियाओं का अध्ययन करता है। वह क्रिया कौन सी होगी? वह व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामाजिक भी हो सकती है। जैसे हम अपने जीवन जीने के लिए मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, और सामाजिक कामों से भी हम लाभ उठाते हैं। रेल, रोड, सड़कें, ये सब सामाजिक काम ही तो है। राष्ट्र करे मतलब समाज कर रही है, तो चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, उसका निरीक्षण करता है। यानी सामान्य कार्यों का निरीक्षण करता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक। तो वो कार्य करवाता क्या है? ध्यान दीजिए अब अगला पार्ट में, जो कल्याण के लिए आवश्यक सारे कार्यों का, उसमें भी हम सारे कार्यों का अध्ययन नहीं करेंगे। जैसे एक बाप धन तो कमाता है लेकिन बेटा को दवा की जरूरत होने पर दवा नहीं देता है, मैं वैसे कार्यों का अध्ययन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ वैसे कार्यों का अध्ययन करूंगा जो कल्याण के लिए आवश्यक हो। लेकिन कल्याण कैसे मिलेगा भाई? कार्य करने से मिलेगा। जैसे मान लेते हैं आप पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो सरकार हमको उसके लिए वेतन देगी, ठीक? तो अब सिर्फ पढ़ाने से तो कल्याण नहीं मिल जाएगा, हाथ में वेतन लेने से तो कल्याण नहीं मिल जाएगा। आप पूछ सकते हैं, हम आपसे पूछ सकते हैं कि तो क्या करने से मिलेगा? तो उस वेतन से सामान खरीद के उपयोग करने में न मिलेगा। यानी कल्याण के लिए आवश्यक हो, लेकिन वो कल्याण कैसे मिलेगा? तो भौतिक पदार्थों की उपलब्धि हो। भौतिक पदार्थ मतलब जिसको छू सके, देख सके, नाप सके, तौल सके। कोई आत्मीय पदार्थ नहीं कि रामायण पढ़ लिए अंतरात्मा खुश हो गई। अंतरात्मा को न नाप सकते हैं, न तौल सकते हैं, न किसी को हस्तांतरित कर सकते हैं, है ना? क्या आप इसको भी पहले समझ लीजिए कि भौतिक पदार्थ का मतलब सीधा धन से है, क्योंकि प्रत्येक भौतिक पदार्थ का मूल्य होता है, चाहे वह एक मुट्ठी मिट्टी ही क्यों नहीं हो। समय के अनुसार उसकी भी कीमत होती है, यानी वह धन होता है। मूल रूप से धन की उपलब्धि।
अब धन को आप जान लीजिए कि धन का क्या है विशेषता। तो धन की 4 विशेषताएं हैं: उपयोगिता, दुर्लभता, विनिमय साध्यता और बाह्य अधिकार। यानी उपयोगी होना चाहिए, दुर्लभ होनी चाहिए, कठिनाई से मिले। कठिनाई से मिलने का मतलब कि उसके लिए हमको कीमत देना पड़े। उपयोगिता, दुर्लभता, विनिमय साध्यता, जो एक दूसरे को हम दे सकते हैं, बेच और खरीद सकते हैं। और बाह्य अधिकार हो, यानी ऐसे नहीं कि मेरी अंतरात्मा यह कह रही है, इस पर कोई आपका बाह्य अधिकार नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि हम हनुमान जी नहीं न है कि हम सीना फाड़ के आपको दिखा सकते हैं, तो ये इस पर बाह्य अधिकार नहीं है, तब तो ऐसा बात बोलता है। जिस पर बाह्य अधिकार हो, जैसे मेरे पास अगर ये घड़ी है तो इस पर मेरा बाह्य अधिकार है, मैं इसे किसी को दे सकता हूं। इसे यही तात्पर्य है धन से। और वो सारे धन भौतिक पदार्थ होते हैं। तो भौतिक पदार्थ हम उपलब्ध करें उन क्रियाओं से, और सिर्फ उपलब्ध हो जाने से नहीं होगा। हम चावल ले जाके घर में रख दिए तो क्या हमको कल्याण मिल गई कि चावल को खाने से मिलेगी? तो भौतिक पदार्थ की उपलब्धि हो और साथ साथ उसका उपयोग भी हो, तब मानव कल्याण की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से मार्शल की परिभाषा को जो है हम देख लिया। अब इनके कई अनुयायी थे, जिसमें इनके सबसे प्रिय अनुयायी इन्हीं का शिष्य प्रोफेसर पीगू थे। मार्शल के ही शिष्य प्रोफेसर पीगू थे, जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर थे। उन्होंने ही भी मार्शल के समर्थन में ही परिभाषा दिया। उनकी परिभाषा छोटी है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र में हमारे परीक्षण का क्षेत्र, परीक्षण यहां भी लाते हैं, वहां भी देखिए प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। ठीक है, तो यहां भी ये परीक्षण करते हैं। परीक्षण का क्षेत्र सामाजिक कल्याण के उस भाग तक सीमित रह जाता है। यानी सामाजिक कल्याण, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, यानी प्रत्येक मनुष्य की कल्याण, सामाजिक कल्याण के उस भाग तक, सारे का नहीं, सिर्फ उस भाग तक जिसे प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। यानी जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं, वो ऐसी क्रिया का ये सिर्फ अध्ययन करता है। अब यहां मुद्रा के में माप से आपको समझना होगा थोड़ी सी कि कैसे हम मुद्रा में माप सकते हैं। आप कोई भी वस्तु लेते हैं तो क्यों लेते हैं, कोई भी वस्तु को आप खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उस वस्तु में एक गुण होती है। जैसे मेरे पास ये कलम है तो ये कलम में एक गुण है कि मेरी लिखने की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। तो जो ये गुण है कि मेरी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, यही गुण उपयोगिता कहलाता है। जिस वस्तु में जितनी उपयोगिता होगी उतनी ही अधिक कीमत हम देने को तैयार होंगे। जैसे अभी हम यहां आपको पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको बोल करके लेक्चर देके और स्क्रीन पर पढ़ा रहे हैं, अभी इस कलम की ज्यादा उपयोगिता मेरे लिए नहीं है। लेकिन यही अगर मेरी ही कोई परीक्षा हो आज और हम एग्जामिनेशन भवन के गेट पर जाकर के कलम खो देते हैं, परीक्षा 2 मिनट में शुरू होने वाली है, तो इस 10 रुपए के कलम के लिए मैं 100 रुपया भी देने को तैयार हो जाऊं उस समय, कि कोई मुझे दे देता 100 में भी तो कलम ले लेता है, यद्यपि कि मेरा एक साथी मुझे मुफ्त में ही दे देता है। अब अंतर क्या है आप ये देखिए। कुछ लोग समझते हैं कि जिस वस्तु की जितनी कीमत है उतना ही उपयोगी है। नहीं, वस्तुतः हम क्या कीमत देते हैं, उपयोगिता का मतलब इससे नहीं है। हम क्या कीमत देना चाहते हैं इससे मतलब है। नॉर्मल में 10 रुपए की कलम है, हम 100 तक देना चाह रहे हैं तो उपयोगिता 100 हो गई। इसी चीज को, इसी उपयोगिता की तीव्रता को तो पहचान कर विक्रेता वस्तुओं की कीमत बढ़ाते हैं कि हाँ यह भी इस परिस्थिति में कितना उपयोगी है। तो वही ये कहते हैं कि जिसे प्रत्यक्षता या प्रत्यक्षता मुद्रा के से संबंधित, मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। मतलब कौन कितना कल्याण दे रहा है वह इस पर आधारित है कि हाँ उसके लिए हम कितना मुद्रा खर्च करने को तैयार हैं। फिर से दिमाग में रखिएगा, कितना देते हैं इससे मतलब नहीं है, कितना देना चाहते हैं मतलब इससे है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर है। यह हम आपको 12वीं में विस्तृत पढ़ाएंगे। उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर यह है कि वस्तु के उपभोग करने के पहले उपयोगिता मिलती है, लेकिन संतुष्टि उपभोग के बाद मिलता है। दोनों को लोग एक समझ के गलती कर बैठते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि कलम खो गई तो हम सोच रहे हैं कि 100 में भी कोई कलम दे देता तो हम ले लेते। तो अभी हम कलम से लिखना कहां शुरू किए हैं, उसके पहले ही ना हम 100 देना चाहते हैं, तो कलम 100 के बराबर तो उपयोगिता दे चुकी है। अब कलम से यदि हम लिख रहे हैं और कलम का पॉइंट निकल गया, तब ना हम कहेंगे कि कलम से हम संतुष्ट हुए क्या संतुष्ट हुए। तो उपयोगिता उपभोग के पहले की अवस्था है और संतुष्टि उपभोग के बाद की अवस्था है।
अब हम प्रोफेसर मार्शल के परिभाषा के मुख्य बिंदुओं की चर्चा संक्षिप्त रूप में करते चले जाएंगे। ध्यान से इसे देखेंगे क्योंकि ये आपका एग्जामिनेशन के क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे और पीछे जो बताए उससे ऑब्जेक्टिव्स आपको आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसी से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ये इंटर के एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन उठेंगे, वहां उठेंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव उठेंगे, तो इसको ध्यान देंगे। यहां पर आपको आएगा लघु उत्तरीय में भी, दीर्घ उत्तरीय में भी। लघु उत्तरीय में आ सकता है कि मार्शल की परिभाषा की विशेषताओं को बतलाइए, तो इसमें 5-6 विशेषताएं लिखी हुई है या मुख्य बातें बताएं, उसमें से कोई 4 का सिर्फ आप पॉइंट लिख दीजिए, विश्लेषण नहीं करना है। दीर्घ उत्तरीय में 4 लिख करके उनका जैसे मैंने विश्लेषण किया है विश्लेषण कीजिए। रटने की प्रथा मत डालिए, रटने की आदत छोड़ दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और अपने शब्दों में विश्लेषण कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, पहला है मनुष्य की सामान्य व्यवसाय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन। मैंने परिभाषा के विश्लेषण में आपको बता दिया कि सिर्फ वैसी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिसका संबंध उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण से हो, बाकी क्रियाओं से इनका कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब कि वैसी क्रिया है जिससे धन कमाया जाए, इसका अध्ययन होना चाहिए। आप विश्लेषण कर लेंगे। दूसरा है धन की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व दिया है। एडम स्मिथ की परिभाषा में धन लक्ष्य था, धन ही साधन था, यानी सब कुछ धन ही का महत्व, यहां तक कि साधन भी मनुष्य नहीं रहने दिए उन्होंने। यहां क्या है, धन सिर्फ एक साधन है, मूल लक्ष्य मनुष्य है कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो। इसी कारण प्रोफेसर मार्शल ने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में जहां अर्थशास्त्र की वो विस्तृत परिभाषा जो हमने आपको बताई, उसके सेकंड पैराग्राफ में ऐड करते हैं कि अर्थशास्त्र एक और धन का अध्ययन करता है तो दूसरी ओर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मानव का अध्ययन करता है। ध्यान दीजिए, पहली लाइन दिखाता है कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन करता है। लोग क्या समझ जाएंगे पहली लाइन देख करके कि आप तो एडम स्मिथ की परिभाषा को ही रख दिए, लेकिन दूसरी लाइन में कहते हैं कि दूसरी ओर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, यानी धन से भी अधिक महत्वपूर्ण किसका, तो मानव के अध्ययन का एक भाग है। ओके, यहां पर समझ में आ गया होगा कि हाँ मूल महत्व इनका किसका है। मैंने विश्लेषण में पिछली बार भी कहा था कि धन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, धन को भी महत्व दिया है, लेकिन धन सेकेंडरी है, प्राइमरी मानव कल्याण है। थर्ड, समाज में रहने वाले वास्तविक एवं साधारण मनुष्य का अध्ययन। वास्तविक और साधारण मनुष्य, पहले ही हमने विश्लेषण में कह दिया था कि ये साधु सन्यासी का अध्ययन नहीं करते हैं जो कल्पना लोक में खोया रहे। ये जो यहाँ व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनका अध्ययन करते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखें, इसमें स्क्रीन पर 2 किसान फैमिली नजर आ रहे हैं, एक किसान परिवार नजर आ रहे हैं जो खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं, इनका अध्ययन अर्थशास्त्र में हो रहा है। खेती करने वाले, व्यवसाय करने वाले का, क्योंकि ये खेत में फसल उगाएंगे, उत्पादन करेंगे, उसका कुछ हिस्सा उपभोग करेंगे, कुछ बेचेंगे, विनिमय करेंगे और फिर राष्ट्रीय आय का इसी तरह सारे किसान मिलकर के या सारे देश के लोग अपने अपने उत्पादन के हिसाब से बंटवारा होगा। चलिए, फोर्थ पॉइंट, अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों रूप में है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अर्थशास्त्र जो है सिर्फ अर्थशास्त्र या तो सिर्फ विज्ञान है या कला है। कुछ विज्ञान के पक्ष में थे, कुछ कला के पक्ष में। मार्शल ने कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। कोई भी वैसा विषय जिसका संबंध मानव विकास के पहलू से नहीं जुड़ा हुआ हो, वो विषय को पढ़ने और पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। आखिर किसी विषय को हम तो इसीलिए ना पढ़ते हैं कि हां हमारा ये मानव जीवन उच्च से उच्च कैसे हो। आप भौतिकी को ही पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को ही पढ़ते हैं, तो इसीलिए ना कि ऐसा ऐसा अनुसंधान हो कि मानव के जीवन में उन्नति हो। वो ऐसा विज्ञान जो सिर्फ सिद्धांत निर्माण करे और उसका प्रयोग करवे न करे, तो ऐसा विज्ञान की क्या आवश्यकता है। तो ये कहते हैं हम सिद्धांत में भी अध्ययन करेंगे और प्रयोग में भी अध्ययन करेंगे, यानी इसका एक पक्ष विज्ञान होगा तो दूसरी पक्ष कला होगा। फिर से पिछली क्लास में थोड़ा सा आ जाइए, एडम स्मिथ की परिभाषा में हमने कहा था कि अर्थशास्त्र सिर्फ इस चीज का अध्ययन नहीं करता व्हाट इज, बल्कि इसका भी अध्ययन करता है व्हाट शुड बी, क्या है, मतलब सिर्फ सिद्धांत, क्या होना चाहिए, व्यवहार, आदर्श, है ना। जैसे मैंने कहा था कि सिर्फ इसका नहीं कि ये करने से परमाणु बम बन जाता है या परमाणु ऊर्जा निकल जाती है, इसका प्रयोग कहां होना चाहिए, इस पर भी फोकस करना है।
कहने का मतलब एक लाइन में समझिए, ज्यादा मस्तिष्क पर जोर मत दीजिए और यह मत समझ के पढ़िए कि अर्थशास्त्र बहुत कठिन विषय है, क्योंकि जो ही माइंड में कठिन आता है उसी क्षण जो आप रोज दिन में व्यवहार कर रहे हैं उसको भी हम पढ़ाने लगेंगे, तो आप तो समझ जाइए कि अरे तो इंटर का कोर्स पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं आप पढ़ रहे हैं, जो आप करते हैं मैं उसी को पढ़ा रहा हूं। आप यही तो करते हैं कि एक तरफ सिद्धांत बनाते हैं, दूसरी तरफ व्यवहार करते हैं। कैसे सिद्धांत बनाते हैं आप ये सोच लीजिए। सुबह सुबह आप सो करके उठे, आपके घर के चारों तरफ पानी है। जब पानी है तो आपने क्या देखा कि ये तो भरा हुआ है, तो आपने क्या मन में सोचा? आपने सोचा कि बारिश हुई होगी रात में, तब उसके आधार पर आपने सिद्धांत का निर्माण कर लिया। जब भी बारिश होती है तो पानी भर जाता है, ये एक सिद्धांत हुआ। यहां व्यवहार हो गया कि आपने सुबह उठ के देखा, तो ये आपके व्यवहार में आप दोनों जिंदगी के दोनों पहलू को आप जीते हैं कि ऐसा है और ऐसा होना चाहिए, इसमें संतुलन हो। अगला पॉइंट हम देखते हैं, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन यह है। सारी क्रियाओं का अध्ययन नहीं, सिर्फ वैसी क्रियाओं का अध्ययन हम करेंगे जो धनोपार्जन का जो है और भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए की जाती है। यहां पर एक चीज ध्यान देना होगा, हमने यहां साधन शब्द दिया है, वस्तु शब्द नहीं दिया है। वस्तु उत्पादन के बाद आती है, साधन उत्पादन के पहले आते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि जिसका साधनों पर अधिकार होगा उसी का उत्पादन पर अधिकार होगा, क्योंकि साधन ही औजार होते हैं। औजार में सिर्फ ऐसा नहीं है कि मशीन ही है, जितने भी उत्पादन के साधन है सब एक तरह से औजार ही हैं। तो इन पर जिसका अधिकार होगा वो उसी का उत्पादन पर अधिकार होगा, और उत्पादन तो भौतिक वस्तुओं की ही होगी ना, तब ना भौतिक वस्तु की प्राप्ति होगी। जिसके पास जितना साधन वह उतना ही मजबूत, क्योंकि उसके पास उतनी ही भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये सिर्फ उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जो धनोपार्जन या भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए की जाती है, जिससे धन का उपार्जन हो। धन का उपार्जन मतलब फिर एक लाइन में समझ लीजिए कि साधनों पर अधिकार हो, साधन की प्राप्ति हो। धन रहेगा तब ना साधन मिलेगा। आपको काम करवाना है तो लेबर कहां से लाइएगा, पैसा देना पड़ेगा ना। तो उन साधनों की प्राप्ति पहले कीजिए, और साधनों की प्राप्ति के आधार पर क्या होगा, आप उत्पादन करेंगे, उत्पादन के बाद उसका उपयोग करेंगे या बिक्री करेंगे, उससे आपकी संपत्ति और बढ़ेगी। तो इस तरह से वैसी क्रियाओं का अध्ययन करता है जो आर्थिक हो सच मायने में। अब यहां छठा भौतिक कल्याण का विज्ञान यह है। मार्शल सारे कल्याण की बात नहीं करते हैं, वो साफ कहते हैं मैं नहीं जानता हूं कि किसी को बाइबल पढ़ने से कितना सुख मिलता है, क्योंकि उसे हम माप नहीं सकते हैं। वो भौतिक नहीं है, वो कोई संपत्ति नहीं है, उस पर कोई मेरा बाह्य अधिकार नहीं है, अदला बदली हम किसी से नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ वैसी कल्याण की बात करता हूं जो भौतिक है। भौतिक कल्याण में भौतिक वस्तुओं से प्राप्त कल्याण, जैसे हमारे घड़ी पहनने से, यह भौतिक वस्तु है, घड़ी पहनने से हमको समय का पता चलते रहता है, यह भौतिक कल्याण हुआ। और वही हम मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं तो वो आत्मीय कल्याण है, वो भौतिक कल्याण के दर्जे में नहीं आएगा। तो ये सिर्फ भौतिक कल्याण की बात करते हैं। नीचे का उदाहरण सटीक है, उसे आप समझ सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि कपड़ों के क्रय के लिए साधन की प्राप्ति, हमको कपड़ा की जरूरत है तो कपड़ा खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कमाना होगा, तो धनोपार्जन करना होगा, और कपड़ा भौतिक साधन यहां होगा। जब धनोपार्जन करेंगे तो कपड़ा खरीदेंगे, कपड़ा पहनेंगे तो कल्याण मिलेगा। तो कपड़ा से मिलने वाली कल्याण का साधन कौन हुआ? यह जो है कपड़ा से जो कल्याण हमें हुआ उसका साधन कौन हुआ? तो कपड़ा पहनने से हमें कल्याण मिला ना, तो उसका साधन कपड़ा ही बना ना। वो कपड़ा खरीदे कहां से? तो धनोपार्जन से, और इसके उपयोग से हमें भौतिक कल्याण की प्राप्ति होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। यहां देखिए, एक उद्योग में मेहनत करता हुआ मजदूर वेतन कमाता है, और वो वेतन कमा के कहां जा रहा है? तो बाजार जा रहा है, अपने उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को वो खरीद रहा है और भौतिक कल्याण की प्राप्ति कर रहा है। चले अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की आलोचनाओं में आते हैं। कहा जाता है सोशल साइंस में और नेचुरल साइंस में एक जबरदस्त फर्क है। नेचुरल साइंस में कोई भी सिद्धांत की आलोचना जब हो जाती है, नेचुरल साइंस का मतलब आप समझ जाइए प्राकृतिक विज्ञान, एक तरह से निर्जीवों का अध्ययन, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसमें क्या है? या मूर्त वस्तुओं का अध्ययन। तो इसमें क्या है कि मनोभाव की जगह नहीं है, यह मनुष्य के मस्तिष्क के अनुसार नहीं चलता है।
ये इसमें नेचुरल गति होती है, एक निश्चित होती है। पृथ्वी घूम रही है, हम इसमें फेरबदल नहीं कर सकते हैं, कोई व्यक्ति इसमें फेरबदल नहीं कर सकता है, यह नेचुरल अवस्था है। तो उसमें कि कोई सिद्धांत का खंडन होता है तो वो सिलेबस से बाहर कर दिया जाता है, यानी उसको पूर्ण गलत मान लिया जाता है। लेकिन सोशल साइंस में क्या है कि सिद्धांत के खंडन होने के बावजूद भी उसकी महत्ता रह जाती है, क्योंकि खंडन उसका किसी एक पक्ष से किया जाता है, उसके सारे पक्षों का खंडन नहीं हो पाता है। वैसी अवस्था में एक पक्ष अगर उसका कुछ गलत भी ठहरता है तो दूसरा पक्ष से बहुत बड़ा अध्ययन के क्षेत्र में लाभ मिलता है। फिर भी प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की भी कुछ आलोचनाएं की गई है भूल से। अभी चूंकि फर्स्ट स्टेप के आप लोग विद्यार्थी हैं, आलोचना के मतलब कभी ये मत समझिएगा कि ये सिद्धांत समाप्त हो गया, आलोचनाएं चलती रहेगी। फिर भी इस सिद्धांत के कुछ मौलिक तत्व हैं जिनका उपयोग हमेशा होते रहेगा। तो इन आलोचनाओं पर ध्यान दें कि इनकी आलोचना मूल रूप से क्या थी। इनके आलोचक में सबसे प्रबल थे प्रोफेसर रॉबिन्स, और इनकी आलोचना को उन्होंने मुख्य बिंदु रखा कि प्रोफेसर मार्शल मानव कल्याण की आप बात करते हैं, आर्थिक क्रिया की बात करते हैं, अनार्थिक क्रिया की बात करते हैं, भौतिक वस्तु की बात करते हैं, इतना समझने में आदमी अपना दिमाग नहीं खपाता है। एक साधारण मनुष्य को आप लीजिए जो अर्थशास्त्र पढ़ना लिखना नहीं जानता है, और उसके आधार पर आप अर्थशास्त्र का विश्लेषण कीजिए कि वो क्या चाहता है। तो प्रत्येक मनुष्य यहां इसी बात से जूझ रहा है कि मेरे पास साधन कम है और काम बहुत ज्यादा है, आवश्यकताएं बहुत काफी है और साधन सीमित है। अब इस साधन से कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करे, कौन सी आवश्यकता को छोड़े, इसी का चयन तो अर्थशास्त्र है। इस पर ना आइए। और इस समस्या से सब कोई जूझ रहा है, चाहे वो व्यवसायी हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, गायक हो या साधु और सन्यासी हो, सबको अपने किसी न किसी साधन से जूझना पड़ रहा है। तो उसका हम आगे बताएंगे जब रॉबिन्स की परिभाषा में आएंगे। पहले देखें कि कैसे उन्होंने आलोचना की है प्रोफेसर रॉबिन्स ने। तो इस आलोचना में हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को सीमित कर दिया है। इन्होंने कहा, प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि हम अपनी परिभाषा में केवल भौतिक वस्तुओं को शामिल करते हैं, यानी अभौतिक वस्तुओं को इन्होंने हटा दिया। बार बार आपने पढ़ा, कई बार हमने इस चीज को बतलाया कि भौतिक वस्तु, क्योंकि इन्होंने धन से उसको जोड़ा है कि धन प्राप्ति अर्थशास्त्र का उद्देश्य है, और वह उद्देश्य एक साधन बनता है मूल उद्देश्य के लिए। और मूल उद्देश्य क्या है? तो मानव कल्याण। यानी एडम स्मिथ के परिभाषा, एडम स्मिथ के धन के लक्ष्य को इन्होंने सिर्फ साधन बनाया, लेकिन धन की महत्ता को कम नहीं किया। तो ये कहते हैं कि आप अपनी परिभाषा में सिर्फ भौतिक वस्तुओं को शामिल करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप भौतिक वस्तुओं को शामिल करते हैं तो एक शिक्षक, डॉक्टर, वकील, इन सारे की सेवाएं तो अभौतिक है। जब इन सारे की सारी सेवाएं अभौतिक है तो क्या ये मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं करते हैं? एक छात्र की आवश्यकता की संतुष्टि शिक्षक करता है। आपने यही कहा कि जो आवश्यकता को संतुष्ट करे, तो आवश्यकता संतुष्ट तो ये लोग भी करते हैं। तो क्या इनकी सेवाओं को अर्थशास्त्र के क्षेत्र से बाहर निकाल देना चाहिए और इनकी सेवाओं के बिना अर्थव्यवस्था चलेगी? अतः यह आपसे भयंकर गलती हुई है। अगला में आते हैं, इनकी परिभाषा में विरोधाभास है। विरोधाभास के मामले में क्या है कि ये कहते हैं कि हम अपनी परिभाषा में सिर्फ अभौतिक वस्तुओं को यह करते हैं, सम्मिलित करते हैं अभौतिक वस्तुओं को, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। ध्यान से तो सोचिएगा, नहीं तो अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप वही सोचिए कि जैसे जो है शोएब अख्तर की बॉल की तरह बाउंसर होकर के ऊपर से उड़ जाएगा। एक तरफ अभौतिक वस्तु को सम्मिलित नहीं करके भौतिक वस्तु को आप सम्मिलित करते हैं, और दूसरे तरफ कहते हैं कि हम आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल आप क्लियर नहीं है। क्लियर इसलिए नहीं है कि अभौतिक वस्तु को आप छाड़ देते हैं, लेकिन दूसरे तरफ आर्थिक क्रिया तो अध्यापक का भी होता है, क्योंकि पढ़ाता है, उसके बदले उसे वेतन मिलता है। वकील भी कमाता है, डॉक्टर भी कमाता है। तो इनकी कमाई का क्या अर्थव्यवस्था में महत्व नहीं है? तो आप इस रूप में, चूंकि ये कमाते हैं, तो इस कमाई को आप आर्थिक क्रिया कहते हो, इनके कार्य को उस अवस्था में आप आर्थिक क्रिया कहते हो, तो उसको तो आप अर्थशास्त्र में सम्मिलित कर रहे हो। और
अभौतिक वस्तुओं को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। तो ये तो विरोधाभास हो गया कि वस्तु हम ये शामिल नहीं करेंगे लेकिन उसकी क्रियाओं को शामिल करेंगे, ये ऐसे कैसे चलेगा। अतः यहां भी आपसे गलती हो रही है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, यहां ध्यान दीजिए, देखिए फिगर में दिखाया गया है, स्कूल के टीचर छात्रों को पढ़ा रहे हैं, निश्चित तौर पे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है, खुद इनकी अर्थव्यवस्था भी चलती है इससे, इसके लिए समाज इनको वेतन देता है, और ये जो है शिक्षा की आधारिक संरचना को मजबूत करते हैं, जिसके दम पर कल ऊर्जावान बच्चे निकल करके और नए नए रिसर्च और शोध करते हैं और कोई देश तरक्की पर पहुंचती है। यहां मेरा मतलब इससे नहीं था कि हाँ ये इनकी अर्थव्यवस्था में योगदान है अथवा नहीं है, मतलब हमारा सिर्फ इससे है कि इनकी सेवाओं को तो आप भौतिक कह देते हो और उसको नहीं शामिल करते हो, लेकिन इनकी सेवाएं एक आर्थिक क्रिया है और क्रिया के रूप में सम्मिलित करते हो, लेकिन वस्तु के रूप में सम्मिलित नहीं करते हो। ये तो अजीब बात हुई। चौथे में हम आते हैं, अर्थशास्त्र का संबंध भौतिक कल्याण से नहीं। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा में आपने देखा था कि उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का संबंध भौतिक कल्याण से, लेकिन ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध भौतिक कल्याण से नहीं है। क्या प्रोफेसर मार्शल आप हमको ये बताइए कि युद्ध होता है, युद्ध में राष्ट्र विध्वंस होते हैं, कुछ राष्ट्र को मुनाफा भी मिलती है। जब दो राष्ट्र युद्ध लड़ते हैं तो तीसरा राष्ट्र का हथियार बिकता है, उसको मुनाफा होता है। एक देश का आर्थिक क्षति, दूसरे देश का मुनाफा। बताइए कि दोनों देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई कि नहीं हुई। तो जब अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई तो वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा, उससे कोई कल्याण तो नहीं मिला, उल्टे क्षति हो गई, फिर भी वो अर्थशास्त्र के अंदर है। और दूसरी बात आप ये भी तो हमको बताइए कि दुनिया में इतनी बड़ी नशीली वस्तुओं का इकोनॉमी चल रहा है, तो क्या उसका अर्थव्यवस्था में कोई जगह नहीं है। इतिहास में चीन का अफीम युद्ध फेमस ही हो चुका है अर्थव्यवस्था के कारण ही। अतः यहां भी आपकी परिभाषा त्रुटिपूर्ण है। इसका कल्याण से कोई संबंध, भौतिक कल्याण से अर्थशास्त्र का कोई संबंध नहीं है। अंत में रॉबिन्स ऊब कर और चिढ़ कर बोल दिए कि अर्थशास्त्र का संबंध चाहे जो कुछ से भी हो, लेकिन भौतिक कल्याण से तो कदापि नहीं है। इस लाइन को हम यहां पर जोड़ दिए हैं यहाँ। अतः अर्थशास्त्र का संबंध चाहे जो कुछ से हो, लेकिन भौतिक कल्याण से इसका तनिक भी संबंध नहीं है। अगला आते हैं, भौतिक कल्याण का परिमाणात्मक माप संभव नहीं है। याद देखिए, ये इसके पहले वाले पॉइंट का ये फिगर में देख सकते हैं, युद्ध से विश्व विध्वंस हो रहे हैं और युद्ध में एक दूसरे तरफ सैनिक जो काम कर रहे हैं उनको वेतन भी तो मिलता होगा। तो एक तरफ राष्ट्र की क्षति भी हो रही है, दूसरे तरफ कुछ की जीविका भी चल रही है। कहने का मतलब किसी न किसी रूप में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। आगे आते हैं, भौतिक कल्याण का परिमाणात्मक माप संभव नहीं। इस पर भी हम अपने आपको कह दिया है कि परिमाणात्मक माप क्या होता है। सबसे पहले परिमाण शब्द का मतलब समझ लीजिए। क्या होता है कि बच्चे, शिक्षक या किताब में जो ये शब्द दिया हुआ है, बच्चे उसको उसी रूप में रट लेते हैं, और ये कोई बहुत गहराई से अर्थ रखने वाला शब्द नहीं है। सिर्फ इसको न तो इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं और न इसको टीचर बताने की, उसी रूप में चलते जाता है। परिमाण का मतलब है एक तरह से उसकी मात्रा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 10 रुपए के नोट हैं, तो परिमाण में वो आ गए 100। इतना बड़ा कपड़ा है तो उसका परिमाण निकालने के लिए मीटर में, यानी एक तरह से माप है, संख्यात्मक माप है, बस यही है, इतना ही मान के चलिए। ऐसा नहीं कि अर्थशास्त्र में परिमाण शब्द आया तो कोई भारी चीज पढ़ना होगा। इस झिझक को मिटा दीजिए इन शब्दों से। तो इसका परिमाणात्मक माप संभव नहीं। आपने विश्लेषण में पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि किसी वस्तु के लिए क्या हम देना चाहते हैं, इसी के आधार पर उस वस्तु के कल्याण की माप होती है, यानी उसकी उपयोगिता कितनी है। जैसे हमने कलम का उदाहरण दिया था कि 10 रुपए कलम के लिए 100 देना चाहते हैं तो उस उपयोगिता 100 हो गई। प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं बिल्कुल गलत, किसी भी कल्याण का परिमाणात्मक माप संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यह व्यक्तियों का अध्ययन है, यह निर्जीवों का अध्ययन नहीं है, यह पत्थरों का अध्ययन नहीं है, जहां हर चीज एकदम जो इस पत्थर पर फिट बैठता है उस पत्थर पर भी फिट बैठे। 1 किलो का पत्थर जो रहेगा उसका हम कहीं भी वजन करेंगे 1 किलो रहेगा, उसकी कहीं भी उसमें जो शक्ति रहेगी वो उतनी ही रहेगी, वो चेंज तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ व्यक्ति के मनोभाव में चेंज होता है। हमारे लिए यह कलम महत्वपूर्ण है, लेकिन किसान के लिए कम महत्वपूर्ण, और जो रिक्शा पुलर है उनके लिए और भी कम महत्वपूर्ण। तो ये देखिए, कलम तो वही है,
लेकिन विभिन्न व्यक्तियों के मनोदशाओं के अनुसार इनकी उपयुक्ताएं तो भिन्न भिन्न है। तो फिर आप एक मुद्रा से इसको कैसे माप सकते हो? मैंने भी 10 में खरीदा, वो भी 10 में खरीदे होंगे, तो क्या वो भी, उनको भी 10 के बराबर उपयुक्ता दे रही है और हमको भी 10 के बराबर उपयुक्ता दे रही है? जाहिर है विद्यार्थी जी को ज्यादा कलम का उपयोग होगा तो उनके लिए कलम की उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो यानी मेरे लिए कलम ज्यादा उपयोगी है, उनके लिए कम उपयोगी है। तो व्यक्ति के मनोभाव से और धन के अंतर से ये चेंज होता है। धन के अंतर को भी समझिए। सबसे पहले धन और आय में हम अंतर करना सीख ले। आय क्या है और धन क्या है? आय प्रवाह है और धन स्टॉक है, यानी जमा है। हम जो हर महीने सरकार हमको तनख्वाह देती है वो आय है, और धन जो हम काट कूट के बचा के सेव किए हुए हैं वो मेरा धन है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि धन में अंतर के कारण भी एक ही वस्तु दो व्यक्तियों को दो तरह की उपयोगिता दे देगी। जैसे दो सहकर्मी एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही पद पर काम करते हैं, दोनों की तनख्वाह 25,000 रुपए, दोनों आज जाकर के बाजार से 20-20 हजार का एलईडी खरीद के लाए, लेकिन कर्मचारी नंबर ए और कर्मचारी नंबर बी के बीच में यह अंतर है कि उनके अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी एक दूसरे के आधी है। ए का दूना है और बी की आधी है। अब आप निर्णय ले सकते हैं कि किसके लिए टीवी ज्यादा उपयोगी है। कैसे निर्णय लीजिएगा? जिनके पास कम धन है यद्यपि की तनख्वाह बराबर है, उनको पैसा त्यागने में ज्यादा कष्ट हुआ होगा, और जिनके पास अधिक धन है उनको पैसा त्यागने में कम कष्ट हुआ होगा। तो जो पैसा त्यागने में ज्यादा कष्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि टीवी की उपयोगिता धनी आदमी की तुलना में उनको ज्यादा मिल रहा है ना, क्योंकि वो बड़ा कष्ट झेल करके ले रहे हैं। तो अंतर पड़ा ना, धन के अंतर के कारण भी जो है एक ही वस्तु की विभिन्न उपयोगिताएं हो जाती है, और मनोदशाओं के कारण भी उपयोगिता बदलते रहती है। एक शराबी को शराब बहुत अच्छा लगता है और एक सन्यासी उसे देखना भी नहीं चाहता है। कीमत तो दोनों एक ही देंगे अगर लेंगे तो, लेकिन एक के लिए उपयोगिता नगण्य है और एक के लिए, फिर एक ही व्यक्ति की विभिन्न अवस्थाओं में देखिए ना अंतर पड़ जाता है। हमें आपको पढ़ा रहे हैं तो कलम की उपयोगिता, और यही अब परीक्षा देने जाएंगे तो कलम की उपयोगिता। तो इसका हम संख्यात्मक माप कैसे कर सकते हैं? इसकी कीमत तो एक ही है और चीज भी वही है, लेकिन उपयोगिताएं भिन्न भिन्न हो जाती है। यहां प्रोफेसर रॉबिन्स की आलोचना काफी तार्किक लगती है कि बात सही है। आगे हम बढ़ते हैं। सीमांत उपयोगिता और संतुष्टि का नियम सब पर लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमांत उपयोगिता और संतुष्टि का नियम सब पर लागू होता है। इसको भी हम ध्यान दें। वो कहते हैं कि सिर्फ सामाजिक मनुष्य पर यह लागू होता है, यानी सामाजिक मनुष्य का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं कि नहीं प्रोफेसर मार्शल, ये सब पर लागू होता है, आप असामाजिक को छोड़ क्यों रहे हैं? अरे इनके यहां पर आप संपत्ति से उसकी तुलना कर रहे हैं, उनका समय से तुलना कीजिए ना। साधु के पास 24 घंटे होते हैं, वो तय करेंगे ना कि किस टाइम में रामायण पढ़ना है, किस टाइम में गीता पढ़ना है, किस टाइम में बेलपत्र तोड़ना है, किस टाइम में फूल चुनना है, किस टाइम में जो है स्नान करना है। तो वो 24 घंटा का समय तो उनके लिए लिमिटेड हुआ ना, तो उसी लिमिट समय में ना वो सारा काम करेंगे। और उस लिमिट समय का बंटवारा क्यों करते हैं? विभिन्न कार्यों के लिए, कि ताकि हम कितना समय का 24 घंटे का कौन सा भाग किस पर दें ताकि हमको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। अतः यह सब पर लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, छठा, आर्थिक और गैर आर्थिक कार्य में अंतर। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि हम सिर्फ आर्थिक कार्यों का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं कि प्रोफेसर मार्शल हमको ये तो बताइए कि जब आप सिर्फ आर्थिक कार्यों का अध्ययन करते हैं तो बहुत से ऐसे जरूरी कार्य अर्थशास्त्र से बाहर हो जाते हैं जिनका विकास पर बहुत जबरदस्त असर पड़ता है। आप कहते हैं कि एक नर्स जब हॉस्पिटल में काम करती है तो उसको वेतन मिलता है, तब तो आप उसका अध्ययन कर लेते हैं क्योंकि आर्थिक क्रिया है। लेकिन वही नर्स घर में आकर के अपने बुजुर्गों की या अपने बच्चे की देखभाल करती है, तब उसका अध्ययन नहीं करते हैं। तो आपका अर्थशास्त्र क्या कहता है कि उसको अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाए, यानी बच्चे की सेवा नहीं करे, बुजुर्गों की सेवा नहीं करे, हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे, तब तो अर्थव्यवस्था चल गई, क्योंकि घर की पूंजी उसके परिवार ही होते हैं। तो इस स्थिति में भी आपकी परिभाषा गलत ठहरती है। अगला पॉइंट है, कहते हैं परिभाषा विश्लेषणात्मक नहीं वर्गात्मक है। अंत में ये तो उब करके हर कोई प्रथम दृष्टया कह देता है, आप भी, यानी आपका मतलब आप छात्रों से है, आप छात्रों को भी लगा होगा। इतना चीज पढ़ने के बाद अगर आप घर पर दोबारा नहीं पढ़िएगा तो मेरा बताया हुआ आपके दिमाग से सरक जाएगा। क्या लग रहा होगा
सर जी इतना अंतर कर दिए, आर्थिक, गैर आर्थिक, भौतिक, अभौतिक, सामान्य, असामान्य, काल्पनिक, आत्मीय, ये तो अंतर करना मुश्किल हो जा रहा है। कभी एक तरह से कंट्राडिक्शन टाइप हर चीजें हो रहा है। इसी से प्रोफेसर रॉबिन्स भी इस बात सूझ गए कि आप इतना वर्गात्मक कर दिए हैं कि अंतर करना मुश्किल हो जाता है। आपकी परिभाषा वर्गात्मक ना होकर के विश्लेषणात्मक होना चाहिए। विश्लेषणात्मक का मतलब क्या है कि आप समस्याओं पर जोर दीजिए ना, जो सबके पास समस्या है कि साधन सीमित है, काम काफी ज्यादा है, आवश्यकताएं अनंत हैं, और इस सीमित साधन और असीमित आवश्यकता के बीच में संबंध क्या होना चाहिए, इसका आप विश्लेषण कीजिए कि कैसे हम सीमित साधन का प्रयोग असीमित आवश्यकता के लिए करते हैं, इसका विश्लेषण होना चाहिए। यह सब पर लागू होता है। लास्ट आलोचना है नई बोतल में पुरानी शराब। यह आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। सच्चाई है, एक चीज मान के चलना चाहिए, शिक्षक की आवश्यकता इसीलिए तो होती है कि वो अपने सारे अध्ययन का निचोड़ छात्रों को देना चाहता है, वरना किताब में तो सारी बातें लिखी हुई है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो फिर हमारी आवश्यकता तो यही है ना कि और उदाहरण हम कहां से लाएं। उन उदाहरणों को जुटाना काम है और आपको आसान भाषा में समझाना काम। मैंने इसलिए जोड़ा इसको कि ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है। नई बोतल में पुरानी शराब, लोकोक्ति की तरह आपको कम से कम ये एक पॉइंट याद रहेगा, कितना हो भूल जाएंगे तो। नई बोतल में पुरानी शराब क्या थी? नई कौन है? तो मार्शल। पुरानी कौन है? तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की आलोचना करके मार्शल खड़े हुए, लेकिन रॉबिन्स कहते हैं कि गलत आलोचना, आपने भी वही किया जो एडम स्मिथ किए थे। उन्होंने भी धन को महत्ता दी, आपने भी धन को महत्ता दिया है, क्योंकि आप भी मानव कल्याण के लिए भौतिक वस्तु पर जोर देते हैं और आर्थिक क्रिया पर जोर देते हैं। तो वस्तु भी आर्थिक चाहिए, क्रिया भी आर्थिक चाहिए। तो ये कहिए ना कि मूल रूप से अर्थशास्त्र में धन का महत्व है, फिर तो आप वहीं आ गए, यानी एडम स्मिथ को परिभाषा को छोड़ दिया। तो इस तो नई बोतल में जो है पुरानी शराब की बात आप यहां ठहर जाती है। इन बिंदुओं पर आलोचना करने के बाद हम लास्ट फेज में आ गए हैं। 2 से 3 मिनट और आप धैर्य रखें। इसमें क्या है, अब हम अंतर कर ले कि एडम स्मिथ और मार्शल की परिभाषा में कहां कहां मौलिक अंतर है। इसको पॉइंट वाइज ये आपका जो है लघु उत्तरीय में आएगा, दीर्घ उत्तरीय में ये नहीं आएगा। कोई 2 अंतर आपको करने के लिए आएगा। 3 अंतर मैंने यहां दे दिया है, ध्यान से देखिए, याद कर लीजिए। पिछला पाठ में क्या पढ़े थे कि प्रोफेसर एडम स्मिथ ने कहा धन ही साध्य, धन ही साधन। मनुष्य सिर्फ एक मशीन बन जाता है। काफी कुछ इस पर हमने कहा, अब बार बार पुनरावृत्ति करना ठीक नहीं है। आप पीछे वाला पढ़ लीजिएगा। ये क्या कहते हैं प्रोफेसर मार्शल? कहते हैं कि साधन तक तो धन ठीक है, लेकिन ये साध्य नहीं हो सकता है। मानव कल्याण साध्य है। हम पढ़ते इसीलिए हैं ताकि कल्याण मिले। अतः अर्थशास्त्र भी एक विषय वस्तु है, महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। उसकी भी पढ़ाई इसी कारण होना चाहिए कि इसके पढ़ने से मानव कल्याण की तरफ कैसे हम बढ़ने का सूत्र निकालें। दूसरा, धन में केवल मुद्रा, सोना, चांदी और कीमती वस्तुएं इन्होंने रखा है। इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। बहुत फिर हम आते हैं, आपको अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए इतिहास का कंसेप्ट तो निश्चित रखना होगा। अब ये मुद्रा, सोना, चांदी, कीमती वस्तुएं क्यों हैं? अब ये ध्यान दीजिए कि एडम स्मिथ कब थे? तो 1776 में थे। और 1776 में कौन सी व्यवस्था थी? तो वाणिज्यवादी व्यवस्था थी, यानी व्यवसायी व्यवस्था थी। उस समय मुद्रा का प्रचलन पूरे वर्ल्ड में ढंग से नहीं हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में मुद्रा के रूप में सोना, चांदी और कीमती वस्तुएं ही प्रयोग की जाती थी। लेकिन प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि नहीं, सिर्फ यही दौलत नहीं है, यही धन नहीं है। दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु संपत्ति होती है क्योंकि उसकी कीमत होती है। मैंने पहले भी कहा था कि एक मुट्ठी मिट्टी की भी कीमत होती है समय और स्थान के अनुसार। तो इन्होंने सारे भौतिक साधन को ले लिया। तीसरा, सिर्फ आर्थिक मानव की कल्पना जो वास्तविक जीवन में नहीं है। एडम स्मिथ की परिभाषा में आपने क्या देखा था?
मनुष्य का तो महत्व नहीं है, मनुष्य एक मशीन बन गया है। यानी मनुष्य का पूरा मनुष्य का नामे रख दीजिए आर्थिक मानव, खाली धन कमाना जाने, धन के उपयोग से उसको कोई मतलब नहीं है, अपने कल्याण से कोई मतलब नहीं है। तो आपने एक आर्थिक मानव की कल्पना कर दी है, और वो वास्तविक जीवन में नहीं होता है। हर कोई अपनी सुख और समृद्धि के लिए धन कमाना चाहता है, अपने जीवन और अपने परिवार को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए, राष्ट्र को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए धन कमाता है। किसी का लक्ष्य आप स्वयं होता है, किसी का लक्ष्य परिवार होता है, किसी का लक्ष्य राष्ट्र होता है, किसी का लक्ष्य पूरे वर्ल्ड का समाज होता है। ठीक है, कोई धन कमा के अपने पास जमा करे या नहीं करे, इतना तो करता है कि वह उत्पादन करता है और उस उत्पादन से विश्व की जो है कल्याण में अपनी पूरी संपत्ति को अपनी कमाई को लगाते जाता है, वो भी एक प्रकार का है। तो ये पूरे जो है आपकी ये कल्पना जो है ये वास्तविक जीवन में संभव नहीं है। लेकिन मार्शल कहते हैं क्या, सामाजिक मनुष्य की कल्पना, जो समाज में रहता है। हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, हम समाज में रहते हैं, तो सब जो है, और ये सामाजिक मनुष्य वास्तविक है, आर्थिक मानव वास्तविक नहीं है। चलिए हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इस पर कुछ हमने गृह कार्य के लिए प्रश्न सेट किया है, प्रश्न रखा है आपके पास, और हम समझते हैं कि ये सारे प्रश्न में जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हैं। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है, काफी कुछ इस पर बता दिए, नाम ही दे दिए हैं कि कल्याणवादी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा प्रोफेसर मार्शल की है। निश्चित तौर पे आंसर प्रोफेसर मार्शल होगा, आप इसको पढ़ के भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने बताया था कि 1890 में प्रोफेसर मार्शल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा, तो यहां पर भी राइटर का नाम मार्शल होगा। मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा की 4 आलोचनाएं बताएं। ध्यान दीजिए, यहां लघु उत्तरीय में है, सिर्फ 4 पॉइंट देना है, पॉइंट का विश्लेषण नहीं करना है। 8 आलोचनाएं हमने दिया है, आप 4 उसमें से कोई जो आपको रोचक लगे आप उसको दे दीजिए। दूसरा है अर्थशास्त्र का संबंध चाहे जो कुछ से हो पर भौतिक कल्याण से कतई नहीं। ये थोड़ा सा मैंने टफ किया है आपके लिए, मैं एक पॉइंट का कोटेशन उठा लिया है इस कारण से कि ये कंपटीशन में हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी लेवल को, एसएससी से लेकर के यूपीएससी तक भी आ जाते हैं, और आप लोग भी देंगे आगे। तो ये अर्थशास्त्र का संबंध चाहे जो, ये कहां से आया, आप एक पॉइंट में पढ़े होंगे कि रॉबिन्स ने कहा कि जो है अर्थशास्त्र का संबंध चाहे जिस चीज से हो उसका संबंध कल्याण से नहीं होगा। किस पॉइंट की उन्होंने आलोचना की थी, आलोचना की कि मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र का संबंध भौतिक कल्याण से है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, युद्ध से कल्याण नहीं मिलता है, नशीली वस्तुओं के व्यापार से कल्याण मानव समाज को नहीं मिलता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उसका स्थान रहता है और वह अर्थशास्त्र का एक अंग बन जाता है। अतः अर्थशास्त्र कुछ से भी संबंध हो, लेकिन उसका संबंध मानव कल्याण से या भौतिक कल्याण से नहीं है। दीर्घ उत्तरीय में सिर्फ एक प्रश्न हमने आपको दिया है, मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा की विशेषताओं का वर्णन करें। 6 विशेषता हमने लिखी, आप 4 विशेषता को लिखेंगे, पॉइंट्स को लिखेंगे, पॉइंट्स को डील कर देंगे, यानी उसका विश्लेषण कर देंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में रॉबिन्स की परिभाषा के साथ हम उपस्थित होंगे और वहां परिभाषा की चैप्टर आपकी समाप्त हो जाए।